अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमसे इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो हम उसकी बात को समझ जाते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है, बट जब हमारी बारी आती है रिप्लाई की तो हम एकदम से चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आखिर कि हम उसे कोई रिप्लाई ही नहीं दे पाए, हमारे दिमाग में वर्ड्स आना ही बंद हो गए कब आगे क्या बोलें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करी ही नहीं होती, या फिर जो वर्ड हमें हिंदी का इंग्लिश में बोलना होता है हमें पता ही नहीं होता है कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसकी क्या वोकेबलरी है। तो अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे डेली यूज्ड वोकेबलरी वर्ड्स बताऊंगी एग्जांपल्स के साथ, जिन्हें आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करके उसे बहुत ही फ्रिक्वेंट और स्मार्ट बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है ब्रेक या ब्रेगिंग या बोस्ट या बोस्टफुलनेस। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, ब्रेक, बोस्ट या ब्रेगिंग या बोस्टफुलनेस। मतलब डिंगे हाँकना, शेखी पखाड़ना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बताना। हिंदी में कहावत है ना, राय का पहाड़ बना देना, कुछ ऐसा ही मतलब समझ लीजिए आप इस वर्ड बोस्ट का। मतलब एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बड़ा बताना या फिर अपने ही बारे में झूठ बोलना, यार मैं तो यूँ हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। डिंगे हाँकना एक तरह से, लोगों को पता है आपके पास कुछ भी नहीं फिर भी आप बता रहे हैं ना मेरे पास तो इतना पैसा है, उतना है, ये है सब कुछ। मतलब कि क्या, एक तरह से आप झूठ बोल रहे हो, डिंगे हाँक रहे हो या हवा में बातें कर रहे हो। जैसे अपन इंग्लिश में कहेंगे बोस्ट, ब्रेक या ब्रेगिंग या बोस्टफुलनेस। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसे कल ही जॉब लगी, उसने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है और वो शाम को आके आपको बताता है, यार मेरा ऑफिस तो इतना अच्छा है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ मेरे बिना तो कोई काम होता ही नहीं है, वहाँ का कैंटीन इतना अच्छा है, वहाँ का खाना इतना अच्छा है। तो आप भी जानते हो कि यार आपका दोस्त ने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया और ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बिना वहाँ कोई काम नहीं चलता होगा। तो अगर आप उससे कहना चाहते हो ज़्यादा डिंगे मत हाँको, मुझे तुम्हारे बारे में सब सच पता है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डोंट ब्रेक टू मच, आई नो योर ऑल ट्रूथ। डोंट ब्रेक टू मच, आई नो योर ट्रूथ। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है, ज़्यादा डिंगे मत हाँको। या फिर आप किसी को कहना चाहते हो मुझे तो उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो हमेशा डिंगे ही हाँकता रहता है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई डोंट ट्रस्ट हिज वर्ड्स, ही इज़ ऑलवेज ब्रेगिंग। आई डोंट ट्रस्ट हिज वर्ड्स, ही इज़ ऑलवेज बेगिंग। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो हमेशा डिंगे हाँकता रहता है। या फिर आपको कहना हो उसे कुछ भी नहीं पता है, वो सिर्फ डिंगे हाँकता है, तो आप कैसे कहेंगे? ही डज नॉट नो एनीथिंग, ही इज़ जस्ट ब्रैग्स। ही डज नॉट नो एनीथिंग, ही इज़ जस्ट ब्रैग्स। या फिर आप कहेंगे ही डोंट नो एनीथिंग, ही जस्ट ब्रैग्स। ही डोंट नो एनीथिंग, ही जस्ट ब्रैग्स। उसे कुछ भी नहीं पता है वास्तविक में, वो सिर्फ झूठ बोलता है, डिंगे हाँकता है या शेखी पकाड़ता है। तो अगली बार अगर आपको कोई ऐसा दोस्त हो जो कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हो, अपने बारे में बड़ाई करता हो, तो आप बोल सकते हैं डोंट ब्रेक, आई नो योर ट्रूथ। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड, जो कि है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब खर्चीला, बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाने वाला, अय्याशी में ज़िंदगी जीने वाला, एकदम मज़े मस्त वाली। तो उसे अपन इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। जो बंदा बहुत ही ज़्यादा पैसे उड़ाता हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हो, महंगी चीज़ें पहनने या खरीदने का शौक रखता हो, उसे अपन एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो कि आपको पता है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हो और उसे आप कहना चाहते हो यार तुम तो बहुत फिजूलखर्ची इंसान हो, तो उससे आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर एन एक्स्ट्रावेजेंट पर्सन। यू आर एन एक्स्ट्रावेजेंट पर्सन। तुम तो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हो या फिर तुम ज़्यादा फिजूल खर्चा करते हो, तो आप उसे कहेंगे यू आर एन एक्स्ट्रावेजेंट पर्सन। या फिर चलिए देखते हैं इस वर्ड्स को अपन एक और एग्जांपल्स के साथ। मेरी एक दोस्त थी, उसकी मम्मी मतलब उसको हमेशा बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी, तो मैंने उसी को लेकर एक सेंटेंस बनाया है। वो हमेशा अपनी बेटी को बहुत महंगे उपहार देती है। वो हमेशा अपनी बेटी को बहुत महंगे उपहार देती है। महंगे उपहार देती है मतलब उसको बहुत पैसा खर्च करती है उसके गिफ्ट्स खरीदने के लिए। तो इसलिए भी अपन यहाँ भी अपन उसके लिए वर्ड्स में भी एक्स्ट्रावेजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे शी ऑलवेज सेंड्स एक्स्ट्रावेजेंट गिफ्ट्स टू हर डॉटर। शी ऑलवेज सेंड्स एक्स्ट्रावेजेंट गिफ्ट्स टू हर डॉटर। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्स्ट्रावेजेंट वर्ड को लेकर वो है रिक्की ने लगभग अपने पूरी एक साल का जो वेतन है वो अपनी महंगी सगाई की अंगूठी पर खर्च कर दिया। हो सकता है रिक्की अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है या फिर रिक्की बहुत ज़्यादा कमाता। तो रिक्की ने जो क्या किया है, अपने पूरी साल की जो इनकम है ना वो उसकी सगाई की अंगूठी पर खर्च कर दिया है। रिक्की ने अपनी साल की पूरी इनकम अपनी सगाई की अंगूठी पर खर्च कर दी। तो इसे आप इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? Ricky spent nearly a year's salary at the extravagant engagement ring. Ricky spent nearly a year's salary at the extravagant engagement ring. यार उसने पूरे अपने साल भर की इनकम सिर्फ अंगूठे पे खर्च कर दिया। वो लड़की कितनी लकी, उसे इतना अच्छा लड़का मिला है।
हमारा जो नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड है वो है बिट्रे। बिट्रे मतलब किसी को धोखा देना, किसी को छलना या आंखों में धूल झोंकना। तो अगर मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे आके बता रही थी यार उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, वो किसी और लड़की से बात कर रहा था, उसने उसे धोखा दिया, तो मैं कहूँगी माई फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड बिट्रेड हर। माई फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड बिट्रेड हर। मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। या फिर आप कहना चाहते हो उसने मुझे धोखा दिया, तो आप कैसे कहेंगे? ही हैज़ बिट्रेड, ही हैज़ बिट्रेड मी। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं ही हैज़ चीटेड मी। चीट मतलब और बिट्रेड मतलब दोनों मतलब धोखा देना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। धोखा देना, किसी को बिट्रे करना, किसी की पीठ पीछे बहुत ही गलत बात है, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड है वो है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना। अपन अक्सर पौधों में पानी छिड़कते हैं ना, वही छिड़कना है स्प्रिंकल। स्प्रे करना, इतना छोटा टाइप अपन बोल सकते हैं। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। चलिए देखते हैं वर्ड स्प्रिंकल को एग्जाम्पल्स के साथ। पनीर को कद्दूकस करके उसे टमाटर के ऊपर छिड़क दो। पनीर को कद्दूकस करके उसे टमाटर के ऊपर छिड़क दो। ग्रेट द चीज़ एंड स्प्रिंकल इट ओवर द टोमेटोज। ग्रेट द चीज़ एंड स्प्रिंकल इट ओवर द टोमेटोज। या फिर अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि फूलों पर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि फूलों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव कर दो, तो आप उसे कैसे कहेंगे? स्प्रे द डिसइंफेक्टर्स ऑन फ्लावर्स। स्प्रे द डिसइंफेक्टर्स ऑन फ्लावर। फूलों पर कीटाणुनाशक या डिसइंफेक्टर्स का छिड़काव कर दो, स्प्रे कर दो। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड। हमारा नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड है आज का स्वाम। स्वाम मतलब झुंड। झुंड किसी भी चीज़ का हो सकता है, लोगों का झुंड हो सकता है, जानवरों का झुंड हो सकता है, पक्षियों का झुंड हो सकता है, या फिर निर्जीव वस्तुओं का झुंड। उसे अपन इंग्लिश में स्वाम कहते हैं। तो जो स्वाम वर्ड है वो स्पेशली मधुमक्खियों के झुंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वर्ड स्वाम्स को एग्जाम्पल्स के साथ। हम पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने हमला किया। हम पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने हमला किया। वी वर अटैक्ड बाय द स्वाम्स ऑफ बीज। वी वर अटैक्ड बाय द स्वाम्स ऑफ बीज। देखते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल। समुद्र तट लोगों से भरा हुआ था। लोगों से भरा हुआ था मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लोगों की भीड़ थी। तो यहाँ पे अपन स्वाम वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो द बीच इज स्वामिंग विथ पीपल। द बीच इज स्वामिंग विथ पीपल। समुद्र तट लोगों से भरा हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे या लोगों की भीड़ थी। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंगों के एक झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। सिंगों के एक झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। द स्वाम ऑफ हॉर्नेट्स अटैक द चिल्ड्रन। द स्वाम ऑफ हॉर्नेट्स अटैक द चिल्ड्रन। हॉर्नेट्स मतलब सिंग। सिंग आप पहचानते होंगे ना, बेल टाइप में जो होता है वो। सिंगों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। तो स्वाम को स्पेशली मधुमक्खियों के झुंड के लिए यूज़ किया जाता है, पर जनरली अपन इसे किसी भी पर्पज में यूज़ कर सकते हैं, भले आदमियों के झुंड के लिए या फिर कोई और भी जानवर उसके झुंड के लिए अपन। हमारा जो अगला वोकेबलरी वर्ड है ना, वो हमारे बड़े बूढ़े लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। भगवान की मर्जी मतलब गॉड्स विल। भगवान की मर्जी मतलब गॉड्स विल। अक्सर हम देखते हैं बड़े बड़े लोग इस सेंटेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे, सब अच्छा करेंगे। तो ये सेंटेंस जो हमने हमारे बड़े बूढ़े लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा सुना है। तो अगर आपको भी किसी को ऐसा कहना हो जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वाट एवर विल गॉड्स विल हैपन। वाट एवर विल गॉड्स विल हैपन। या फिर अगर आपको ऐसा कहना हो कि चिंता मत करो या दुखी मत हो, भगवान की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो आप उसे कहेंगे डोंट बी सैड, नो वन कैन डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड्स विल। डोंट बी सैड, नो वन कैन डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड्स विल। भगवान की मर्जी के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तुम चिंता मत करो, टेंशन मत लो, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। या फिर अगर आपको कहना हो किसी कि भगवान की यही इच्छा थी, तो आप उसे कहेंगे इट विल ओनली गॉड्स विल। इट विल ओनली गॉड्स विल। भगवान की यही इच्छा थी। तो ये थे हमारे आज के कुछ वोकेबलरी वर्ड्स। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इन वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए ताकि आप अपने इन वर्ड्स को रिमेंबर कर सकें और अपने डेली कन्वर्सेशन या इंग्लिश में यूज़ कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।